इंडस्ट्री में अभिशाप है, मैं ये कह सकता हूँ श्राप लगा हुआ है इस इंडस्ट्री को कि इस इंडस्ट्री में बदनाम बहुत होते हैं। देखिए 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, यदि 140 करोड़ की आबादी में से मेरे अकॉर्डिंग तो 70 करोड़ भी चले जाएं तब भी हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी तरक्की के लेवल पे आ जाएगा। और जो एजेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। कारण क्या है कि कुछ लालच लोगों को होता है, कुछ लालच एजेंट्स को होता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या ऐसी कंट्रियों में वो काम करना शुरू कर देते हैं जहां पे कल को अगर यदि किसी प्रकार का कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, वहां पे काम नहीं होता, तो जो भी एजेंट है इवन वो अपना पैसा फॉरेन में फंसा चुका होता है। तो जितने भी फीस आफ्टर वीजा आप स्लोगन देखते हैं, जितने भी आप फीस आफ्टर वीजा के बोर्ड देखते हैं, आप कभी भी जाके उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपका 25 से 30, 40, 50% तक एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप और नया साल शुरू हो चुका है। 2024 की शुरुआत हुई है, नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर आया है। करियर को लेकर भी कई उम्मीदें हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विदेश जाने के लिए 2024 में क्या नया है। अगर आप स्टडी फॉरेन में करना चाहते हैं तो क्या तकलीफें आपको हो सकती हैं, कितना बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, उस पर बातचीत के लिए पुरुषोत्तम भट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं सर। सभी व्यूवर्स को और खास तौर से देश प्रदेश की टीम को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष सभी के लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगी। सर सीधे से सवाल है, जनवरी शुरू हुआ है 2024 का, 2024 में स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड में क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज इस बार हैं? सर देखिए 2024 बहुत ही अच्छा हम उम्मीद करते हैं जाएगा कि 2023 में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कनाडा में 2022 में कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले जो हॉट चॉइस में हमारा कंट्री आता है कनाडा ने दिल खोल के वीज़ा देने का प्रॉमिस किया है, खास तौर से भारतीय स्टूडेंट्स को। सिर्फ अपनी जो एक फीस थी, इनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चे वहाँ पर खर्चा इजीली कर सकें, उसे GIC बोलते हैं, जिसे 10,000 की जगह सीधा 20,000 कर दिया गया है। यानी कि बच्चे को अपनी सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पे 20,000 जमा करानी है। उसके अलावा बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी को तो पहले से ही वीज़ा दे रहे थे, तो इन्होंने सभी के लिए रास्ते खोल दिए हैं। 5.5 बैंड, जो सबसे बड़ी पहले दिक्कत आ रही थी कि किसी के भी बैंड अगर कम है आइलेट्स में, PT में, तो वो एक्सेप्ट नहीं होते थे, मगर अब कनाडा दे रहा है डायरेक्टली वीज़ा के लिए डायरेक्ट बच्चों को, और GIC 20,000 जमा कराएं और बाकी सभी फीस आफ्टर वीज़ा की पॉलिसी विश्वास ग्रुप भी आपको दे रहा है। जी सर, लगभग 25 साल का आप इस फील्ड में अनुभव है, किस तरह देखते हैं कि 25 साल में, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अप एंड डाउन आपने देखे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है 25 सालों का? सर देखिए 25 वर्षों के एक्सपीरियंस में हमें तो आज तक यही सीखने को मिला है कि हम लोगों की ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग कभी अभी भी अवेयर नहीं हुए। ना 25 साल पहले अवेयर थे, ना वो आज की डेट में अवेयर हैं। वो कंसल्टेंट की बात को नहीं सुनते, ना समझते हैं, अपने विदेश जाने के चुनाव को बहुत सही ढंग से एक बहुत प्लानिंग के साथ नहीं लेते, कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं यदि किसी का रिफ्यूज़ल आ जाए। आज भी वही हालात हैं, लेकिन फिर भी एक इम्प्रूवमेंट हुई, वो गवर्नमेंट की लेवल पे है। गवर्नमेंट बहुत जागरूक हुई, फॉरेन के अंदर, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि हमें किन की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि लोगों की ज़रूरत है फॉरेन में, और ख़ास तौर से भारतीयों की, क्योंकि भारतीयों ने जाकर जो वहाँ पे मकाम हासिल किए हैं, वो यहाँ पर हिंदुस्तान में यदि वो बच्चे रहते तो शायद वो उससे 10% भी आज उस लेवल पे नहीं होते जिस लेवल पे वो विदेशों में जाने के बाद हुए हैं। जी सर, अगर बात करें, आपने अभी कनाडा का जिक्र छेड़ा है, नॉर्थ इंडिया की पहली पसंद कनाडा है। कनाडा के अलावा 24 में क्या वो ऐसी कंट्री है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे पैकेज दे रही हो? देखिए कनाडा इसलिए लोगों की फर्स्ट चॉइस हो जाती है, पहली बात हमारा बहुत बड़ा पंजाबी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे बिलोंग करती है। दूसरी चीज़, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया के बाद अगर कोई कंट्री आता है लार्जेस्ट प्लेस के मामले में, सबसे ज़्यादा जगह है जहाँ पर, वो है कनाडा। तो पॉपुलेशन की बात करें तो कनाडा में पॉपुलेशन बहुत कम है, अराउंड 4 करोड़ ओनली। हरियाणा के बराबर एक समझ लीजिए उनकी पॉपुलेशन है। क्षेत्रफल के मामले में वो बहुत बड़ा है। अभी इन्वेस्टर्स वीज़ा उन्होंने शुरू किए हैं, बिजनेस वीज़ा शुरू किए हैं। अब उनको इन्वेस्टरों की ज़रूरत है, हम जैसे बिजनेसमैन की जरूरत है कि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, और वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं या वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं या पुराने इंडियंस हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको वहाँ पे काम मिले। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं हैं या किसी तरह की ट्रेडिंग या किसी तरह की टूरिज्म की हम बात करें, बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत से वीज़ा ओपन किए हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इस वर्ष में 2024 में उन्होंने परमानेंट PR रेजिडेंशियल देने की प्रॉमिस किया है। जी सर, बड़ा सवाल आता है कि जब भी कोई बच्चा आपको अप्रोच करता है फॉरेन जाने के लिए, फंड्स की बात आती है, पॉकेट अलाउ करती है 5 लाख,
वो जाने के लिए 25-20 लाख ऐसे कर्जा ले लेते हैं। कर्ज जरूरी है क्या लेना? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में अभिशाप है, मैं ये कह सकता हूँ श्राप लगा हुआ है इस इंडस्ट्री को कि इस इंडस्ट्री में बदनाम बहुत होते हैं, नाम नहीं होता। हमने भी 25 साल गुजार दिए, अगर हम भी आज कहें तो कोई ऐसा पद्मश्री या किसी ऐसे तरह का अवार्ड हमें नहीं मिलने वाला कि हमने 25 वर्ष गुजार दिए और ना जाने शायद 25,000 से भी ज़्यादा परिवारों को फॉरेन में सेटल किया होगा। लेकिन ये जो कर्ज नाम की एक अभिशाप है, यही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। बेसिकली होता क्या है कि लोगों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि भी हिंदुस्तान में मिडिल फैमिली को ही फॉरेन जाने की जरूरत है, लेकिन मैं हमेशा एक ही अपने स्लोगन के अंदर ये कहता हूँ, कर्ज लेके विदेश ना जाएं। उसका एक कारण है कि यदि आपके पास कम पैसे हैं तो आप ऐसी कंट्री का चुनाव करें जहां पे आप कम खर्च में जा सकते हैं। जितनी चादर अगर उतने ही आप पैर फंसारेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, पुराने बुजुर्गों की कहावत है। हाँ, यदि आप कर्ज लेके भी जाना चाहते हैं तो बहुत से लोग डॉक्टर बनते हैं कर्ज लेके, बहुत से लोग वकालत के लिए कर्ज लेते हैं, बहुत सी ऐसी एजुकेशन है जिसके लिए हिंदुस्तान में भी कर्ज देना पड़ता है। तो लेकिन उस कर्ज को अपने उस बच्चे के आप थोपिए मत। कर्ज का मतलब है एक इन्वेस्टमेंट आपने उस बच्चे पे की है, तो इट विल बी टेक टाइम टू बी रिमूव। उसमें इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप पैसा तो ले सकते हैं, नहीं कि आप उसको ये सोचिए कि सारा पैसा बच्चा 1 साल में 2 साल में जाके उतार देगा, जो इम्पॉसिबल है। नई लाइफ, नया सेटअप, नई लोगों के साथ बच्चे ने जीना है वहां पर, तो उसको टाइम लगेगा। सर, जिस तरह के इस समय कंट्री में हालात हैं, अगर हम रोजगार की बात करें या फिर स्टार्टअप्स की बात करें, तो विदेश जाना ही क्या एक ऑप्शन बचा है? जरूरी है क्या हर बच्चे के लिए कि विदेश जाए? सर देखिए, मैं सभी सोशल मीडिया वालों से भी और ख़ास तौर से मीडिया से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि पंजाब में और ख़ास तौर से हरियाणा के आसपास के एरिया में सोशल मीडिया में जो विदेशों में बच्चे जा रहे हैं उनके बारे में नेगेटिविटी बहुत आ रही है कि वो विदेश जा रहे हैं तो पता नहीं ना जाने दुनिया के कौन सा गुनाह कर रहे हैं। देखिए, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। यदि 140 करोड़ की आबादी में से मेरे अकॉर्डिंग तो 70 करोड़ भी चले जाएं तब भी हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी तरक्की के लेवल पे आ जाएगा और लोगों को फॉरेन में हमारी जरूरत है। दूसरी चीज, वहाँ की जो करेंसी वैल्यू और जो लिविंग स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल जो वहाँ का है, उसको अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, जो भी लोग फॉरेन गए हैं वो इन चीजों को समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां जाके कितनी तरक्की की। सर, एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि जहां पर आपका ऑफिस है, अगर हम कहें तो बाढ़ सी आ गई है आप लोगों की इंडस्ट्री में। हर कोई कह रहा है कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा, पहुंचने के बाद पेमेंट। सही और गलत एजेंट की पहचान किस तरह करें कि हाँ, मैंने अगर अपना बच्चा भेजना है तो मैं किस तरह से चुनाव करूंगा कि 100 मार्केट में ऑफिस खुले हुए हैं कि सही कौन सा है? सर देखिए, सबसे पहले तो आपकी सेटिस्फेक्शन है, आप फेथ किस पे करते हैं। विश्वास मेरी कंपनी का नाम है, इसलिए मैं विश्वास पे ही कायम रहना चाहता हूं। हम 25 वर्षों से अंबाला में ही इस कार्य को कर रहे हैं। हमने अपनी ब्रांचेस नहीं बनाई, हमने कहीं बहुत ज़्यादा ऑफिसेज नहीं खोले, यहीं से हमारा B2B का नेटवर्क है। बहुत से भाई हमारे साथ मिलकर भी काम करते हैं। मगर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, बाद में दोष देने की बजाय पहले अवेयरनेस क्यों नहीं। आप जानिए कि जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका ऑफिस कितना पुराना है, कितने पुराने ऑफिस में वो वर्क कर रहा है, बिल्डिंग उसकी अपनी है, किराए की है, उसका घर बार कहाँ है। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं, अपनी लाइफ को आप उनके हवाले कर रहे हैं। क्योंकि कल को अगर किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है, कई बार एजेंट नहीं करते, आई विल क्लियरली टेलिंग यू कि जो एजेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। कारण क्या है कि कुछ लालच लोगों को होता है, कुछ लालच एजेंट्स को होता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या ऐसी कंट्रियों में वो काम करना शुरू कर देते हैं जहां पे कल को अगर यदि किसी प्रकार का कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, वहां पे काम नहीं होता, तो जो भी एजेंट है इवन वो अपना पैसा फॉरेन में फंसा चुका होता है। तो ना तो उसके पास वो पैसा है, ना उसका बैकग्राउंड है, वो कल को पैसा कहां से वापस देगा। जो पैसे की वापसी नहीं दे सकता, यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में पेमेंट ट्रांसफर करवा देते हैं बच्चों की, तो वो कल को कंसल्टेंट किस प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई करेगा। इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। और जो फीस आफ्टर वीजा की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक फैसिलिटी है क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट नहीं समझ रहा। आज की डेट में जो हमारा विदेश जाने वाला क्लाइंट है वो इस चीज़ का सवाल करता है कि मुझे रिस्क है कि मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो वो एजेंट को भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे पैसा उठाकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि फॉरेन में तो पैसा भेजना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप किसी भी जरिए से भेजेंगे, मगर आपको एडमिशन के लिए, आपको सारे प्रोसेस के लिए आपको पैसा फॉरेन में भेजना पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टर्स पैसा लगाएगा, इन्वेस्टर लगाएगा तो नेचुरली वो अपना इंटरेस्ट और प्रॉफिट रेशियो बढ़ाएगा, क्योंकि रिस्क भी उसका होगा। यदि वीज़ा नहीं लगा तो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख का नुकसान भी होगा। तो जब नुकसान कवर करने के लिए आपको प्रॉफिट डबल करना पड़ता है। तो जितने भी फीस आफ्टर वीज़ा आप स्लोगन देखते हैं, जितने भी आप फीस आफ्टर वीज़ा के बोर्ड देखते हैं, आप कभी भी जाके उनसे कंसल्ट कीजिए। वो आपका 25 से 30, 40, 50% तक
जी एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं, क्योंकि यदि आपके पास पैसा है और यदि आप अपने कंसल्टेंट पे, अपने एजेंट पे अगर आप फेथ करते हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, और अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट कीजिए, कम से कम खर्च में विदेश जाएं ताकि एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े आपको। सर कुछ स्टूडेंट्स के मैंने केसेस देखे हैं कि आज उन्होंने आप लोगों को फाइल दी, विद इन 1 वीक वीज़ा आ जाता है। कई ऐसे हो जाते हैं बेचारों को 6-6 महीने वीज़ा नहीं आते, साल। ये वीज़ा की डिले जो है वो आप लोगों के एंड पे रहती है, या जिस कंट्री में वो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा डिले क्यों होता है? नहीं, आज मैं आपके माध्यम से वेरी क्लियर एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी को कि हम लोग जो भी हैं, हम एक मीडियल पर्सन हैं, मिडल मतलब हम बीच में हैं, हम लोग जरिया हैं सिर्फ आपकी आवाज़ को फॉरेन तक पहुंचाने का और फॉरेन की टेक्नोलॉजी या फॉरेन के सिस्टम को आप तक पहुंचाने का। जबकि रियलिटी में लोग हमें ही एम्बेसी समझ लेते हैं, हमें ही समझ लेते हैं कि हमारी कंसल्टेंसी टीम या हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स जो वादे या जो प्रोमिस करते हैं कि वो 100% हमारे हैं। ऐसा नहीं है, सभी चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करती हैं। आपको मैंने अभी कहा कि 140 करोड़ के आबादी का देश है हिंदुस्तान। अगर इंग्लैंड को, जैसे यूके का लास्ट 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम सा बनता जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत बड़ी है जी। एप्लीकेशन उनको 1000 चाहिए तो हम 10,000 भेज रहे हैं, और अगर उनको 10,000 चाहिए तो हम 1 लाख भेज रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें वेटिंग के अंदर बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, टाइम पीरियड लग सकता है जी। सर रिफ्यूजल बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं डर है इस लाइन में। रिफ्यूजल चाहे सिंगल हो या मल्टीपल हो, वो बच्चा अगर उसका ड्रीम है कि मैंने विदेश ही जाना है, तो उसके लिए क्या कोई रास्ता है? सर देखिए, पहले तो रिफ्यूज़ल एक बहुत बड़ा डर है, आपकी बात सच्ची है, लेकिन वो डर ही है, रियलिटी नहीं है। रिफ्यूज़ल मीन्स उनको ज़रूरत फ़िलहाल आपकी नहीं है जी। फिलहाल का मतलब ये है कि आप दोबारा उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके डॉक्यूमेंटेशन, यदि आपकी फाइल बिल्कुल प्रोसेसिंग में ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बताया कि डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड उनके पास कम थी और एप्लीकेशन ज़्यादा चली गई तो आपकी रिफ्यूज़ल आ गई, जिसमें आपका कसूर नहीं है, आपके कंसल्टेंट का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन आपको दोबारा दूसरी कंट्री का चुनाव करना पड़ेगा। आप देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हम यहाँ से करेंसी वैल्यू की वजह से फ़ौरन जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं तो 60 रुपये के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 60 रुपये के हिसाब से, यूके जा रहे हैं तो 100 रुपीज़ प्लस है, यूएस से जाते हैं हम लोग अमेरिका तो 75 रुपीज़ प्लस हो जाता है हमारा पैसा। ऐसे ही शेंगन कंट्री 40 कंट्रियों का एक कंट्री है जी, 40 कंट्रियों का एक वीज़ा है, वहाँ पे आज की डेट में 90 रुपये का रेट है। तो आपके सामने कितनी कंट्री हो गई? 50। और हमारे चुनाव में क्या है? सिर्फ 3 या 4। तो इसी कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चे मायूस हो जाते हैं, रुक जाते हैं, डर जाते हैं। गरीब बच्चों के लिए मैं कह सकता हूँ, छोटे परिवारों के लिए मैं कह सकता हूँ, सिंगापुर है, बहुत अच्छा कंट्री है, मलेशिया है, मॉरिशस है, साइप्रस है। ये कंट्री जो है ये 5-6 लाख रुपए के बजट में बच्चे चले जाते हैं और एवरेज 1 लाख 1.5 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। पहले साल में स्ट्रगल है, दूसरे तीसरे साल में उनकी सेटलमेंट होती चली जाती है। मगर किसी भी बच्चे को फॉरेन जाने से कोई नहीं रोक सकता अगर उसका मन दिमाग फॉरेन जाने का है, लेकिन कंडीशन वही कि वो मायूस ना हो, घबराए ना, एक कंट्री को चुनाव बना के ना रखे। क्योंकि पंजाबी में हमारी पुरानी कहावत है कि जहां का दाना पानी लिखा है जाएगा तो वही, और किस्मत से ज्यादा किसी को कोई भी एजेंट कुछ नहीं दे सकता। आपकी अपनी किस्मत है, आपका अपना लक है जिसके बेस पे आपका वीजा लगना है। क्योंकि लॉटरी सिस्टम ही समझ लीजिए वीजा, क्योंकि आपके मुकाबले में 10 एप्लीकेशन और है। बिल्कुल, दिस इज अ सिंपल फार्मूला कि रिफ्यूज़ल कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंट्री की कोई भी रिफ्यूज़ल हो, कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। जी जी सर, हम भी एज अ मीडिया अगर हम बात करें तो हम दिखाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई धोखा हो गया तो हम दिखा देते हैं कि फला एजेंट था, पैसे खाए और निकल गया। एज अ कंसल्टेंट आप लोगों को किन किन फेसिस से गुजरना पड़ता है? काफ़ी तरह के प्रेशर रहते हैं आपके पास, क्या क्या सहना पड़ता है? देखिए, एक बदनाम सी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश में ही हमने अपनी उम्र गुजार दी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि बहुत से मीडिया और बहुत से सरकारी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन से हम लोग भी गुजरे हैं। कारण क्या? अवेयरनेस की कमी। लोगों में इतनी अवेयरनेस की कमी है कि लोग नहीं समझ रहे कि भी क्या हो रहा है और क्या नहीं। एम्बेसी की सारी प्रोसेसिंग सिस्टम को या जितने भी बदलाव चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, उनका जिम्मेदार वो कंसल्टेंट को समझते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो पैसा फॉरेन में चला जाता है, जो वो पैसा हमें देते हैं या हमारे थ्रू या हमारे कहने के बाद वो अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में या कंपनियों में ट्रांसफ़र करते हैं, उस पैसे के लिए वो सोचते हैं कि शायद वो पैसा हमारे पास है। जबकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लोग क्या करते हैं, 10%
10% हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग हैं, मैं उन 10% की बात नहीं करता, मगर एवरेज 70, 80, 90% जो लोग हैं वो अपने कारोबार को, रोजी रोटी को कभी भी मजाक नहीं समझते, क्योंकि उनका सारा परिवार इसके ऊपर आधारित है। ये कारोबार या बिजनेस है, तभी वो लोग रोजी रोटी के लिए कामयाब हैं। और आप ये देखिए कि उनके ऑफिस से कितने लोग जा चुके हैं, अगर कुछ नहीं गए आज तक। आप ये देखिए, मीडिया भी देखता है, सब चीज़ देखता है, एक तरफा ही फैसला होता है हमेशा कि एजेंट गलत है, लेकिन उस एजेंट वो गलत कैसे हो सकता है जिस एजेंट्स ने बहुत से लोगों को भेजा हो और गलती से कुछ परसेंट यानी कि 10%, 15% लोग नहीं जा पाए, तो क्या उसके लिए एजेंट जिम्मेवार है? डॉक्टर के पास भी बहुत से लोग होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर हर रोज डेड बॉडी निकलती है। एडवोकेट के प्रोफेशन के अंदर आप ये देखिए कि एक एडवोकेट जीतता है और एक हारता है। आप सीए के प्रोफेशन में देखिए, कोई भी पेनल्टी आती है, कोई फाइन आता है, कुछ आता है, तो कुछ लेवल पे नेगोशिएशन होती है, कुछ लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो रिड्यूस करवा देते हैं, कुछ फिर भी पे करना पड़ता है। किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, दोनों का काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस के लिए ओनली एंड ओनली एजेंट जिम्मेदार नहीं है। डिमांड और सप्लाई के बाद जब भी शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है, तो 99% उन्हीं की होती है कि जिनका वीज़ा नहीं लगा। अब लीगल इलीगल इंडस्ट्री में भी आप देखिए कि इलीगल इंडस्ट्री से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने 25 साल में चैलेंज करते हैं कि एक भी बच्चे को इलीगल इंडस्ट्री के जरिए से या इलीगल रास्ते से नहीं भेजा, लेकिन हम वहाँ भी कहते हैं कि पेरेंट्स स्वयं जिम्मेवार हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे को यदि आप ढंग से ऑपरेट करें तो आपको पता लगेगा इन्वेस्टर कौन, पैसा किसने लगाया। एजेंट लेके भाग गया, हमें समझ में आया, लेकिन 25 लाख क्यों लगाया? उसी के परिवार के पहले भी लोग उसी नंबर 2 के रास्ते से फॉरेन जा चुके हैं, और बच्चे को गुमराह करने में सबसे बड़ा उन रिश्तेदारों का या आसी पड़ोसियों का साथ जो मिलता है उसे नंबर 2 में बाहर भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो इंग्लिश नहीं कर सकता, यहाँ पे वो लीगल तरीके से जाने का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए वो इलीगल रास्ते से जाना चाहता है। लेकिन वो स्वयं को जिम्मेदार ना मानते हुए सिर्फ और सिर्फ एजेंट को जिम्मेदार बनाते हैं। और जो लोग निकल गए, क्या आज हमारी सरकार, हमारी सिस्टम क्या इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं कि जो इलीगल रास्तों से गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? क्योंकि जब तक डिमांड है लोगों की जाने की गलत रास्तों से, लोग गलत रास्तों से जा रहे हैं। लोग नहीं समझ रहे कि अगर वीजा नहीं लग रहा तो किसी भी कंसल्टेंट का कोई उसमें योगदान नहीं है, और जो भी उसके बाद कार्रवाई होनी है वो थ्रू द एम्बेसी, थ्रू द सिस्टम जो वहाँ पे गवर्नमेंट का है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। बट हमें बहुत सी परेशानियों का इस मामले में, इस इंडस्ट्री को खास तौर से, क्योंकि आज तक इस इंडस्ट्री को कोई मुकाम ही नहीं मिला। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसने ना जाने कितने लाखों परिवारों को आज फॉरेन में सेटल कर दिया है। बहुत सी करेंसी, हम ये कह सकते हैं, हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ये व्यापार है, जिसकी वजह से लोग बाहर से पैसा कमाते हैं। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और फॉरेन के अंदर उनको एनआरआई वेलकम करते हैं, तो यदि वो इसी इंडस्ट्री के द्वारा नहीं गए तो कैसे गए? सारा कुछ इस इंडस्ट्री के ऊपर बेस है, लेकिन इस इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं है। हम बहुत खुश हुए जब हमें ये पता लगा कि हमारे हरियाणा में एक लाइसेंस प्रक्रिया का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आई एम द वन ऑलवेज सपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि भी किसी भी तरह की हमें अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है तो हम खुल के गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट को बेनिफिट मिले, लोगों की अवेयरनेस बढ़े और लोग अपने सही तरीके से विदेश जाकर अपने देश का नाम ऊंचा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में विदेश जाने के लिए कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री अगर आप जाना चाहते हैं, शेंगेन कंट्रीज हैं अगर जाना चाहते हैं, और कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उसके जरिए आप विश्वास ग्रुप से, पुरुषोत्तम भट्टी जी से, इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं।